चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। आज फर्स्ट ईयर के लिए आप सभी के लिए क्लास यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। अब बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से झारखंड, कहीं से भी आप फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं जीएनएम नर्सिंग का, तो आप लोग को ज़रूर ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ जीएनएम के लिए, लेकिन आपके एएनएम के सिलेबस में भी ये है, बीएससी नर्सिंग के भी सिलेबस में ये पढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं अगर आपको समझना है तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए बीएलएस क्या होता है। आज जो मैं क्लास लेकर आया हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि तीसरा आपका पेपर होता है, थर्ड पेपर होता है, और इस सप्ताह का यह तीसरा क्लास भी है फर्स्ट ईयर जीएनएम का। तो आपका फंडामेंटल हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यू, जैसे आपका सब्जेक्ट है सीरियल, वैसे ही मैं सप्ताह में सीरियल वैसे मैं सीरियल जो है वीडियो भी लाता हूं, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना करना पड़े। और बजाते मैं वीडियो का सीरियल भी जो है थंबनेल पर लिख देता हूं। ओके, चलिए आज की इस वीडियो के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट ईयर में मैं जो लेकर आया हूं वह बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बीएलएस, जिसे बेसिक लाइफ सपोर्ट हम लोग कहते हैं। सबसे पहले जानिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर ही आपका सीपीआर आता है, ठीक है ना। बेसिक लाइफ सपोर्ट जो जीवन को बचाने के लिए जो किया जाता काम है बेसिक लाइफ सपोर्ट में, उसमें सीपीआर होता है। ओके, बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाएगा तो आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में लिखकर सीपीआर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए बीएलएस होता क्या है, जिसे हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। बीएलएस कहने का अर्थ है यह एक टेक्निक है। इसका उपयोग जो है इमरजेंसी कंडीशन में व्यक्ति के वायुमार्ग यानी रिस्पायरेशन, श्वसन और रक्तचाप को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ओके, जब तक कि उसे अधिक उन्नत चिकित्सा देखभाल प्रदान नहीं किया जाए, यानी जब तक कि उसे अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जा सके, तब तक यह बीएलएस काफ़ी ज़्यादा जो है लाभदायक होता है व्यक्ति को जीवन बचाने के लिए, वायुमार्ग, श्वसन और रक्तचाप को बनाए रखने के लिए। ओके, बीएलएस का लक्ष्य आगे की हानि यानी मृत्यु को बचाना और संकट से जो है व्यक्ति को निकालना और उससे जो है आगे जो है अस्पताल तक ले जाने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसीलिए इसे बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है। इसीलिए इसे लाइफ का बेसिक सपोर्ट यानी आधारभूत जो है सपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि यह इमरजेंसी कंडीशन में व्यक्ति अगर कोई बेहोश है, चोट लग गया, कुछ हो गया, तो उसे वायुमार्ग एयरवे को साफ करता है, श्वसन को जो है बनाए रखता है, रक्त संचार को बनाए रखता है, तब तक कि वो अस्पताल न पहुंच जाए और उसका एक अच्छे देखभाल न मिलने लगे। ओके, बीएलएस का एम है कि हानि को रोकना यानी मृत्यु को रोकना, संकट से व्यक्ति को बचाना, यही जो है बीएलएस का जो है महत्वपूर्ण आपका होता है। अब ये तो बीएलएस हो गया कि इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए तब तक जो कार्य किया जाता है जब तक अस्पताल नहीं पहुंचाया जाए, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। इसमें आपका वायुमार्ग, श्वसन और रक्तचाप को बनाए रखने के लिए काम किया जाता है, क्योंकि ये जो श्वसन होता है और जो वायुमार्ग होता है और जो रक्त ब्लड सर्कुलेशन होता है, यही तीन पर व्यक्ति जिंदा रहेगा इमरजेंसी में। जब तक ये चालू है तब तक व्यक्ति जिंदा है। जैसे ही तीनों में से कोई एक खत्म, व्यक्ति खत्म। तो इन तीनों को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बनाए रखना जीवन को आगे की तरफ ले चलने के लिए। ओके, तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट हो गया। बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर जो है आपका सीपीआर दिया जाता है, जिससे मरीज का एयरवे, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब जो है चलता रहता है, ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में सीपीआर में होता क्या है, सीपीआर मेनली आप लोग देखिए सीपीआर, सीपीआर, ठीक है। देखिए सी फॉर होता है कार्डियो, सी पूरा इसका फुल फॉर्म जो होता है सीपीआर का, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कहने का मतलब है सी फॉर हृदय, पी फॉर फेफड़ा, ठीक है, और रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवन, मतलब कोशिश करके जीवन को फिर से जो है पटरी पर लाना। ओके, तो सीपीआर में सी फॉर कार्डियक हृदय, पी फॉर पल्मोनरी फेफड़ा, हृदय मतलब ब्लड सर्कुलेशन को बनाएगा तो हृदय ही न बनाएगा, पी फॉर पल्मोनरी मतलब ऑक्सीजन मिलेगा, श्वसन की क्रिया होगा तो फेफड़ा से ही होगा, और रिससिटेशन मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है बचाने के लिए, वही रिससिटेशन होता है कि कोशिश करके पुनर्जीवन देना, ठीक है। तो ये सीपीआर का एक प्रकार से कहा जाए तो फुल फॉर्म है। ओके, सीपीआर एक विधि, एक मेथड होता है। ओके, सीपीआर विधि को तभी अपनाया जाता है जब कोई अचेतन मतलब अनकॉन्शियस किसी क्रिया या बात का असर नहीं ले रहा हो और सांस चलनी बंद हो गई हो। मान गए अचानक से रोड पर चल रहे हैं, देखते होइएगा अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है मरीज को, रोड पर चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है, गिर जाता है व्यक्ति, तो उस कंडीशन में यह सीपीआर काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक है। आपको करनी चाहिए, आपको आता है तो।
सीपीआर जो है तभी अपनाएंगे हम जब कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो, और अनकॉन्शियस कोई व्यक्ति रहता है तो वह आपके बात या किसी के बात का कोई असर उस पर नहीं होता है और उसका सांस चलना भी जो है बंद हो जाता है। तो ये अचेतन्य में जो है होता है। ओके, अब इसमें होता ये है कि सीपीआर विधि को किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं आजमाया जा सकता है जिसमें कि उपरोक्त बातें न हो। कह रहा है कि सीपीआर जो मेथड विधि है किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं आजमाना चाहिए जिसमें कि ऊपर की बातें न हो। ठीक है, मतलब इनमें से जो बातें हैं इनमें से अगर कोई बात नहीं हो तो उस पर नहीं आजमाना चाहिए। जैसे कि हम सीपीआर तभी आजमाएंगे जब वह किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो। ठीक है, तब आजमाएंगे। अगर रिस्पॉन्स कर रहा हो, ये बातें नहीं है तो फिर नहीं आजमाएंगे। वह कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, अगर सांस चलनी अगर बंद हो गया हो तभी जो है हम करेंगे। अगर सांस चल रहा है तो सीपीआर हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि सीपीआर का जटिलता भी है, हानियाँ भी है। इसलिए सीपीआर जो है रेयर केस में जो है दिया जाता है, जब सांस बंद हो जाता है, जब कोई बात का व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तब हम सीपीआर अपनाते हैं। क्योंकि सीपीआर देने से जटिलता भी उत्पन्न होता है। इसलिए जब व्यक्ति सांस बंद हो जाए तो सांस बंद हो जाए, कोई रिस्पॉन्स न ले, मतलब वह जीवन के आखिरी पड़ाव में है, तो उस समय अगर जटिलता होकर भी व्यक्ति अगर बच जाए तो इसीलिए सीपीआर देते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यही कह रहा है कि ऊपर की अगर कोई बात उपरोक्त में से कोई अगर ना हो तो वैसे व्यक्ति पर नहीं आजमाना चाहिए सीपीआर। ठीक है, अब सीपीआर जो होता है मैं आपको बता दूं, सीपीआर उपरोक्त बातों के कई कारण हो सकते हैं। जो ऊपर की बातें जो लिखे हैं कि सांस नहीं चलेगा, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स व्यक्ति नहीं करेगा, तो इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक आना, ठीक है, स्ट्रोक आना, ठीक है ना, पानी में डूब जाना, बिजली लगने से मृत्यु होना, पॉइजन लेना, बहुत गहरी चोटें लगना आदि। किंतु सभी कारणों में सीपीआर एक ही विधि से होता है। देखिए, ऊपर के जो कारण देखे हैं कि श्वास बंद हो जाएगा, व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक आ जाना, स्ट्रोक लगना, बिजली के करंट लगना, पॉइजन खा लेना, बहुत ज़्यादा इंटरनली चोट लगना, इन सब में व्यक्ति गंभीर बेहोश हो जाता है, सांस बंद हो जाएगा व्यक्ति का अचानक से। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग को सांस बंद हो जाता है। इन सब कंडीशन से सांस बंद हो जाएगा, व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, पूरा बेहोश हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना, बिजली के करंट लगता है, व्यक्ति गिर जाता है, सांस उससे जो है आँख उख तैरने लगता है, सांस बंद हो जाता है, ठीक है ना, और वो जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, एकदम बेहोश हो जाएगा। तो उसको आप सीपीआर दे सकते हैं। व्यक्ति पानी में डूब रहा है, निकालेंगे, उसका दम उम फूल जाएगा, सांस उस जो है बंद करने लगेगा, ठीक है ना, तो उस दौरान आप उसको सीपीआर दे सकते हैं। लेकिन कोई भी रीजन हो, कारण कुछ भी हो, सीपीआर हम एक ही ढंग से देते हैं सब में। ठीक है, अब ये सीपीआर हम देते कैसे हैं, इसका क्या है, चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सीपीआर देने का विधि है। कहने का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीपीआर में जो हम लोग देखे हैं ना, सीपीआर में होता ये है कि एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख के और जो है हम लोग जोर जोर से जो है छाती को दबाते हैं। ठीक है, छाती को दबाते हैं, समझ गए, और 30 कंप्रेशन यानी 30 बार जो है कंप्रेस करने के बाद 2 बार जो है मुंह से मुंह में जो है ऑक्सीजन देते हैं, समझ गए। ये रेगुलर प्रोसेस चलते रहता है जब तक कि व्यक्ति अपन श्वसन की क्रिया शुरू ना कर दे, यह प्रोसेस करते रहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं यही सीपीआर होता है। मुंह से मुंह में फूंक देना और चेस्ट को कंप्रेशन करना दोनों हाथों से। ठीक है, व्यक्ति को सीधा लिटा देते हैं और चेस्ट पर जो है अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर दबाते हैं कसकर। अब यही जो दबाते हैं तो इसमें जटिलता ये होता है कि चूंकि यहाँ पे हड्डी होता है, ठीक है, हड्डी के अंदर कवर है हार्ट हमारा, रिब्स के अंदर, तो इसमें फ्रैक्चर होने का भी खतरा रहता है, समझ गए। फ्रैक्चर दबाने से, अब चूंकि कस के दबाना पड़ता है, मांस तो है नहीं कि हाँ थोड़ा सा भी दबा देंगे तो दब जाएगा। हार्ट जो है अंदर है, समझ गए, अंदर है, समझ गए ना, हार्ट जो है रिब्स कैवेज के अंदर में है, तो कस के दबाएंगे तब वहाँ तक असर जाएगा। तो यह जो है जोर से दबाना पड़ता है और 1-2 बार नहीं 30 बार कंप्रेशन करना पड़ता है, तब जाके फिर 2 बार फूंक मारिए, फिर 2 बार फूंक मार के फिर कंप्रेशन कीजिए, फिर एक कीजिए, जब तक व्यक्ति जो है सांस लेना शुरू ना कर दे, समझ गए। तो यही प्रोसेस जो है सीपीआर इसी प्रकार से दिया जाता है। तो सीपीआर के बारे में समझ गए आप लोग। अब सीपीआर के कुछ सिद्धांतें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, चलिए देखते हैं।
अब सीपीआर के कुछ सिद्धांतें हैं। मैंने सारा चीज़ बता दिया। सीपीआर क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, सीपीआर कब देना चाहिए। सीपीआर तभी देंगे जब व्यक्ति का सांस बंद हो जाए, व्यक्ति जब पूर्ण बेहोश हो जाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं करे किसी चीज़ का, तब जाके उसे जो है हम सीपीआर देंगे। सीपीआर में क्या होता है, मुंह से मुंह फूंक मारना और चेस्ट को कंप्रेस करना, दबाना। समझ गए। अब देखिए सीपीआर का जो सिद्धांत होता है, सीपीआर का सिद्धांत यही है कि जो भी इफेक्टेड व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, उसको हवा देना, फूंक मारना, क्योंकि वे स्वयं से सांस नहीं ले रहे होते हैं। अभी मैंने बताया कि 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना, 2 बार मुंह से मुंह जो है फूंक मारना। क्यों फूंक मारना, क्योंकि वह खुद से श्वसन नहीं कर पा रहा होता है, तो आपको फूंक मार के उसको जो है अंदर श्वसन की क्रिया शुरू करना पड़ेगा। तो पहला सीपीआर के सिद्धांत में यही कि हवा, घायल को हवा देना या फूंक मारना। समझ गए। दूसरा चीज़ ये है कि उनकी छाती को दबाकर हृदय में धड़कन पैदा करना। मैंने अभी बताया एक साइड कि दोनों एक दूसरे के हाथ ऊपर रख के छाती को कंप्रेस दबाएंगे, जिससे धड़कन में, हृदय में धड़कन पैदा हो। ठीक है। जब हृदय धड़कने लगे तो रक्त संचार होगा। जब हार्ट जो है पंप चालू हो जाएगा, धड़कने लगेगा, तो ब्लड को पंप करने लगेगा, उससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। और जब रक्त के संचार के साथ ही ऑक्सीजन का भी संचार होता है, जो कि रक्तस्राव में, जो कि रक्त के स्रोत में ही ऑक्सीजन रहता है, तो जैसे ही ब्लड पंप होने लगा, बॉडी में जाने लगेगा, तो ऑक्सीजन भी बॉडी के पार्ट को मिलने लगेगा। समझ गए। तो ये दूसरा पॉइंट, छाती को दबाना। क्यों दबाना बता दिए, ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे है तीसरा, सीपीआर का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन को पहुँचाकर प्राणभूत अंगों को जीवित रखने का है। वही चीज़ें है, जब आप दूसरा पॉइंट में छाती दबाएंगे तो छाती दबाने से धड़कन पैदा होगा, धड़कन पैदा होगा तो ब्लड जो है पंप होगा हार्ट के द्वारा, और जब ब्लड पंप होगा तो वह बॉडी के अन्य हिस्सों में जाएगा, और चूंकि जाएगा तो उसी ब्लड में अपन ऑक्सीजन होता है, तो वह ऑक्सीजन जो है अन्य ऑर्गेन को जो है जीवित करके आपको रखता है। समझ गए। तो सीपीआर का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन पहुँचाकर अन्य प्राणभूत अंगों को जीवित रखना, जिससे हमारा जीवन चलता है। आगे है, सीपीआर की सफलता दर किसी को बचाने में केवल 3% है, किंतु फिर भी यह 0% से अच्छी है। तभी ऊपर बताया, आप लोग समझे होंगे, अब समझ में आ गया होगा कि सीपीआर हम लोग तभी देते हैं जब कोई व्यक्ति का श्वसन बंद हो जाए, कोई व्यक्ति जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, तब जाके लास्ट में हम सीपीआर शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बेहोश है, व्यक्ति का श्वसन चल रहा हो, सब चीज़ चल रहा हो, धड़कन चल रहा हो, सिर्फ व्यक्ति बेहोश है तो उसको हम सीपीआर देने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। सीपीआर उसी कंडीशन में देते हैं जब व्यक्ति पूर्ण रूप से बेहोश हो जाए, उसका श्वसन भी बंद हो जाए अचानक, तब जाके हम जो है उसका सीपीआर देते हैं, चेस्ट दबाते हैं, फूंक मारते हैं। और इसका जो सफलता रेट है, सक्सेस रेट है, वो ओनली 3% है। यानी सीपीआर देने के बाद ओनली 3% केस में ही व्यक्ति जीवित रह पाता है, वरना डेथ हो जाता है। ठीक है। लेकिन फिर भी 0% से तो बढ़िया ये 3% है। 0 तो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 3% तो है कि 100 गो आदमी में ट्राई करेंगे तो तीन तो सही हो जाएगा, तो 0 से तो ये बढ़िया है। तो वही कह रहा है कि सीपीआर की जो सफलता दर है वह 3% है, परंतु यह 0% से बढ़िया है। बिल्कुल सही है, करना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवित रहने के अवसर इससे बढ़ जाते हैं। सीपीआर देने से जो जीवन का स्तर है वो बढ़ जाता है, यदि उसे फर्स्ट एड आवश्यक रूप से जो औषधि वगैरह होती है अगर जल्दी से मिल जाए तो व्यक्ति जीवित हो जाता है। समझ गए। छठा पॉइंट है, अत्यधिक दबाव डालने पर किसी की छाती की पसलियाँ भी टूट सकती है, लेकिन सीपीआर की विधि नहीं अपनाई गई तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। वही चीज़ें मैंने बताया कि सीपीआर में जोर से दबाना पड़ता है, उससे जो रिब्स होता है, पसलियाँ, हड्डी जो है वो टूट सकता है। तो जोर से दबाने में जब ज़रूरत पड़े, व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं करे तो जोर से दबाना पड़ता है। ठीक है। पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, जब व्यक्ति नहीं रिस्पॉन्स करे तो उसको जोर जोर से दबाते हैं। तो उस कंडीशन में जोर से दबाने में हो सकता है उसका पसली जो है फ्रैक्चर कर जाए। तो अगर फ्रैक्चर करके व्यक्ति सांस आ जा रहा है, हार्ट चालू हो जा रहा है, व्यक्ति श्वसन करने लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका टूटा हुआ अच्छा हो गया, टूट जाए इससे ठीक, लेकिन व्यक्ति जिंदा तो हो गया ना। तो वही चीज़ें कह रहा है कि अत्यधिक दबाव डालने से छाती की पसलियाँ टूट सकती है, लेकिन सीपीआर विधि अगर नहीं अपनाई गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उससे बढ़िया है कि टूट जाए, लेकिन अपना कर उसको जिंदा कर दीजिए। यही चीज़ है ना। तो ये कुछ सिद्धांत है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे क्या करना है सीपीआर में। मैंने आपको सीपीआर यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है आपको अच्छे से मैंने बता दिया। ठीक है। आप लोग इसे जो है पढ़िएगा, समझिएगा, आपको जो है बहुत अच्छा इसका फ़ायदा होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है फर्स्ट एडर। मैंने फर्स्ट एड आपको पढ़ा दिया है।
फर्स्ट एड मैंने आपको पढ़ा दिया है। फर्स्ट एड कहने का मतलब है प्राथमिक उपचार, ठीक है, जो व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए आवश्यक होता है घायल को, वो पढ़ा चुके हैं। उसका सिद्धांत, गोल्डन रूल वगैरह, उद्देश्य वगैरह पढ़ा चुके हैं। अब फर्स्ट एड से ही फर्स्ट एडर बनता है। वैसा व्यक्ति जो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार देने वाला हो उसी को फर्स्ट एडर कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट एडर वो होता है जो फर्स्ट एड के बारे में जानता हो, जो फर्स्ट एड दे सकता हो, वही जो है फर्स्ट एडर होता है। अब फर्स्ट एडर के कुछ अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, प्रथम सहायक यानी प्रथम चिकित्सीय सहायक वह व्यक्ति है जिसे प्राथमिक सहायता के विधियों का पूर्ण नॉलेज है तथा उन्हें इस्तेमाल करना आता हो कि कैसे फर्स्ट एड दिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। ओके, प्राथमिक सहायक को प्राथमिक जो फर्स्ट एडर होता है वो रोगियों तक पहुंचने, समस्या को समझने और आपात सहायता देने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी होता है, समझ गए आप लोग। देखिएगा कि फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होता है। तो जो व्यक्ति फर्स्ट एड से नॉलेज रखता है उसको इसमें प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण में उससे रोगियों तक कैसे पहुँचा जाए, समस्या को कैसे समझा जाए, आपात कंडीशन से कैसे निपटा जाए, उसमें उसको ट्रेनिंग दी हुई होती है। वह बिना देरी किए रोगी को अस्पताल ले जा सकता है एवं रोगी के बहुमूल्य जीवन को बचा सकता है। तो फर्स्ट एडर वो होता है जिसको फर्स्ट एड में प्राथमिक चिकित्सा में ट्रेनिंग मिला होता है कि रोगी तक कैसे पहुंचना है, समस्या को कैसे समझना है, इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है, ये उसको ट्रेनिंग दी गई रहती है। और वह व्यक्ति जो फर्स्ट एडर होता है वह बिना किसी देरी किए हुए अस्पताल रोगी को ले जाकर उसके बहुमूल्य जीवन को बचा सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान जो उसका उपचार करेगा, सहायता करेगा, और जो एक ट्रेनिंग वाला व्यक्ति सहायता करेगा, दोनों में अंतर है क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेनिंग लिया है तो अच्छे से मदद करेगा फर्स्ट एड में। और एक सीधा जो है मदद करने वाला कोई भी अननोन आ जाएगा तो जैसे तैसे मदद करेगा, जिसमें उसको पेन भी हो सकता है घायल व्यक्ति को। तो फर्स्ट एडर एक काफ़ी प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो सब चीज़ जानते हैं, हैंडल वगैरह करना, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एडर होते हैं। अब फर्स्ट एडर की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबको अपनी जिम्मेदारियां हैं। माता पिता का भी बच्चे के लिए जिम्मेदारियां है, बच्चा का भी अपना जिम्मेदारी है कि जब बच्चे सियाना हो तो अपने माँ बाप को देखे। इसी प्रकार से सभी काम को करने के लिए अपनी जिम्मेदारी होती है। तो फर्स्ट एड आप पढ़ ही लिए हैं, फर्स्ट एडर जान ही गए कि जो फर्स्ट एड देगा वही फर्स्ट एडर होता है, जिसको ट्रेनिंग प्राप्त होता है, जो सब चीज़ जानता है कि कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट एडर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को यहाँ पे हमको बताना है। ओके, देखिए, फर्स्ट एडर के जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो घटना स्थल का निरीक्षण करके स्थिति का अनुमान लगाए कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि चोट या रोग की प्रकृति के विषय में पता लगाना और हालात के बारे में पता लगाना, कैसे चोट लगा है, कैसे यह रोग उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में पता लगाना, विषय के बारे में जानना, ठीक है। फर्स्ट एडर को ये सब जिम्मेदारी है। सरल और सुरक्षित ढंग से रोगी को उपचार करना और उपयुक्त सहायता प्रदान करना। फर्स्ट एडर का ये जिम्मेदारी बनता है कि वह जितना आसानी से वह जो है रोगी का उपचार करे और उससे सहायता करे, ठीक है। चौथा है यह पता लगाना कि रोगी अचेत है या सचेत है, मतलब बेहोश हालात में है या फिर ठीक है। उसके बाद प्राथमिक सहायता प्रारंभ करना। अगर व्यक्ति बेहोश होगा तो सबसे पहले उसको जो है बेहोशी को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन वगैरह देकर, मुंह से फूंक देकर, सीपीआर देकर, जो कि अभी बताएं ऊपर। तो अगर बेहोश होगा तो उसके लिए अलग जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, और अगर बेहोश नहीं है तो फिर जो उसके लिए ठीक होता है वो किया जाता है। तो ये सब जिम्मेदारियाँ होती है। नेक्स्ट है दुर्घटना स्थल पर जरूरत पड़े तो आसपास के खड़े लोगों से मदद लेना। फर्स्ट एडर का एक कर्तव्य बनता है कि अगर उससे नहीं संभल पा रहा है स्थिति तो आसपास खड़े लोगों से मदद ले। यातायात को नियंत्रित करने को लिए कहे, क्योंकि हो सकता है बीच रोड पर एक्सीडेंट हो जाए। फर्स्ट एडर तो अपना काम कर रहा है तो रास्ता जाम हो जाएगा, यातायात बाधित हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि आसपास के लोगों को यातायात पर ध्यान दे, नियंत्रण करें, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ देखते हुए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और हम कुछ लोगों को बोलेंगे कि भाई टेलीफोन कर दो, एम्बुलेंस वगैरह आएगा चिकित्सीय मदद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार जल्दी से जल्दी आवश्यक उपचार करना, उपयुक्त ढंग से और पर्याप्त व्यवस्था करना। जैसे सबसे पहले श्वास और रक्त संचार को बहाल करना तथा रक्तस्राव को रोकना। अगर पेशेंट को टूट फूट है, ब्लीडिंग आ रहा है तो सबसे पहले आवश्यक काम करेंगे। अगर श्वसन नहीं आ रहा है तो पहले श्वसन चालू करेंगे। रक्त संचार अगर नहीं हो रहा है तो रक्त संचार जो है बहाल करेंगे। और ब्लीडिंग अगर हो रहा है बॉडी से तो उसको रोकेंगे, क्योंकि ये सब से व्यक्ति जो है मृत्यु को पार कर सकता है, इसलिए पहले ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो जो जल्दी है पहले उसको प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट है दुर्घटना स्थल पर अगर घायल रोगी एक से अधिक हो तो आवश्यकता अनुसार जिसको अधिक चिकित्सा की ज़रूरत है पहले उसको प्राथमिक सहायता
देना। अब चूँकि फर्स्ट एड के पास चैलेंज हो जाता है, अगर मान गए किसी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ या जहाँ पे 2-4 लोग प्रभावित है, तो वहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है। तो उस चैलेंजिंग में सबसे पहले हम उसको ट्रीट करेंगे जो काफ़ी मुश्किल में होगा सबसे ज़्यादा, तो पहले हम उसको प्राथमिकता देंगे। ओके, नेक्स्ट जिम्मेदारी ये बनती है फर्स्ट एडर को कि बिना देरी किए गए रोगी को अस्पताल या निजी डॉक्टर के पास या रोगी के घर पर भेजने की व्यवस्था करना। अब जो फर्स्ट एडर होता है उसका यही नहीं होता, उसका जिम्मेदारी है कि सुरक्षित अस्पताल, डॉक्टर के पास या घर तक पहुंचाने तक उसका जिम्मेवारी होता है। नेक्स्ट है, जब तक किसी उपयुक्त व्यक्ति को रोगी की जिम्मेदारी न सौंप दी जाए उसके साथ ही रहना। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि फर्स्ट एडर अगर सहायता कर रहा है तो उसको लास्ट टू लास्ट तक, जब तक कोई उसका अटेंडर पेशेंट का नहीं आ जाता है, लास्ट टू लास्ट तक उसको साथ रहना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर का है, रोगी तथा घटना के बारे में भी रिकॉर्ड रखना व प्रत्यक्षदर्शियों के विषय में जानकारी रखना। ये जानकारी रखना कभी कभी बहुमूल्य साबित होती है, बाद में पुलिस व जांच एजेंसी आदि इस जानकारी की मांग कर सकते हैं। कभी कभी देखते होइएगा कि जब एक्सीडेंट वगैरह या किसी से झगड़ा लड़ाई होता रहता है, मार देता है, बगल में गिरा देता है रोड के, तो लोग उससे मदद करने से, ट्रीटमेंट करने से कतराते हैं, डरते हैं कि हमको पुलिस पकड़ लेगी, पूछताछ करेगी, क्या होगा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ले जाइए अस्पताल, ट्रीटमेंट कराइए, आप सारे रिकॉर्ड को रखिए कि कैसे क्या हुआ। आप आस पास के लोगों को भी कह दीजिए कि हाँ जो हकीकत है वो बोलना है, ताकि इसका कभी जो है ज़रूरत पड़े, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो तो आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मदद के लिए तो आप ही आए हैं, तो आपको बुलाया जाएगा कि कैसे क्या हुआ। तो उसके लिए आप जो है अपने प्रूफ के लिए जहाँ घटना हुआ है वहाँ के लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, आप अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है ना, कि कैसे क्या हुआ है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, यदि एक बार रोगी उपचार शुरू कर दिया गया हो तो घटनास्थल को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कोई और योग्य व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी न संभाल ले। कहने का मतलब है, आप फर्स्ट एडर है, आप आ गए, आप ट्रीटमेंट करने लगे, सहायता करने लगे, तो आपको जब तक नहीं छोड़ना है तब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन नहीं वहाँ पर आ जाए, ठीक है, इसलिए सोच समझ के हाथ लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है, रोगी को अस्पताल में पहुँचाकर उसके परिजनों को सूचित करना, रोगी की अवस्था के बारे में भी बताना प्रथम सहायक का कार्य होता है। अब जब फर्स्ट एडर, जब प्राथमिक सहायक अस्पताल अगर ले जाते हैं रोगी को, तो उसका जिम्मेदारी भी होता है कि किसी तरह से कांटेक्ट करके उसके अटेंडर, घर वालों को बताया जाए क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एडर एक जिम्मेदारी होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है तो कैसे करना है, क्या पहले करेंगे, क्या बाद में करेंगे, अगर हाथ लगा दिए हैं तो उसे पूर्ण करके ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी जिम्मेदार को ही सौंप के जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ एक जिम्मेदारी से भरी कंडीशन होती है, जिसको आप अपने सामान्य जीवन में भी सोच के लिख सकते हैं कि आसपास आपके कोई घटना हो जाता है तो कैसे आप जो है उसको हैंडल करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखकर हैंडल करते हैं, आपके पास क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, सारे चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेदारी को हम लोग लिखते हैं। सीधा समझिए, एक फादर, एक गार्जियन का अपने बच्चे के लिए क्या जिम्मेदारी होता है, क्या क्या वो उनको करना पड़ता है जिम्मेदारी में, ठीक उसी प्रकार से एक फर्स्ट एडर को, एक प्राथमिक सहायक को प्राथमिक उपचार देने में, फर्स्ट एड देने में किन किन चीज़ों को जिम्मेदारी आ जाता है जब वो फर्स्ट एड देने लगते हैं, तो उन सारे चीज़ों को यहाँ पे लिख देना है। मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे विदा लेते हैं। आप अपनी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।